हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज डॉक्टर मोनू मिश्रा। सो दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। उस टॉपिक पे होने वाली है जिससे आपकी, हमारी और हम सब लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है, दैट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और बिना इन्वायरमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मगर रिसेंटली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट जारी करा है जिसे कहते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020 का, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें ऐड करी गई हैं और बहुत सी चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज को रिलैक्सेशन के रूप में दी गई हैं। चूंकि ये सब हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है हमारी ज़िंदगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस से लेके असम में जो फायर हुआ या फिर विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ, ये सब इन्वायरमेंट के कहीं ना कहीं रूल्स को आप बाईपास करने का नतीजा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो ड्राफ्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या क्या चीज़ें लोगों से ली गई हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी शिकायतों को पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को सबसे एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के लिए मैंने स्पेशली एक इन्वायरमेंटलिस्ट को बुलाया है जिनका नाम है सुकृति कपूर, जो कि एमफिल प्लस पीएचडी कर रही हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंटल साइंसेज में। तो आज हम उनके थ्रू जानेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड की, उनके थ्रू हम ये जानेंगे कि क्या क्या इस बिल में कंट्रोवर्शियल है, क्या क्या चीज़ें निकाली जानी चाहिए, क्या क्या हम सजेशन रख सकते हैं और कैसे हम अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक पे, मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, जहां मैं कहीं ना कहीं नई चीज़ें आपसे शेयर करता रहता हूं। तो कृपया जो भी मैं आपको बताता हूं ये अपने आप तक सीमित ना रखें, बल्कि इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों, परिवारों को के लोगों को भी ये चीजें पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय सुकृति, हाउ आर यू? Hi sir, I'm good. How are you? I'm fine. So first of all, let me introduce you to Sukriti Kapoor. Sukriti is doing her MPhil from in environmental science from Jawaharlal Nehru University और इन्होंने अपना जो मास्टर्स है वो भी environmental science में किया है from बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। So I thought कि आज के इस वीडियो में it was quite good to invite Sukriti because उनका काफी बैकग्राउंड है इन्वायरमेंटल साइंस में, वो हमें ज्यादा अच्छे से इस टॉपिक पे बता सकेंगे। तो सुकृति, जैसा आपको पता होगा कि मैंने सोचा है कि आज हम लोगों को इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे कि क्या है और क्यों इतना आउटरीच हो रहा है। और आप तो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं तो आपको ज्यादा पता होगा। तो जो पहली चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ये EIA 2020 है क्या, जिसकी वजह से इतना बवाल मच रहा है? तो EIA 2020 एक्चुअली EIA का मतलब है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, और ये एक्चुअली किसी भी प्रपोज प्रोजेक्ट की स्टडी करता है कि उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। अ सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग टूल जो आप इसको कह सकते हो, जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए काम आते हैं। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग, अप्रेजल एंड सो ऑन। एंड अभी जो EIA 2020 है, इसका पहला ड्राफ्ट 23 मार्च 2020 को आया था एंड currently it is open for comments from the public till 11th of August। तो सुकृति, जैसे आपने देखा होगा, आप तो जानती हैं इतना बवाल कट रहा है इस चीज को लेके कि 2020 बहुत खतरनाक है। तो इसमें ऐसा क्या चीज नई हो गई जिस वजह से लोग इतना ज्यादा अचानक से गुस्सा हो गए गवर्नमेंट के ऊपर? इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें नई चेंज कर दी गई हैं और लोग इस पे जो आउटरीच कर रहे हैं वो इन वजह से है कि पहला एक चीज है पब्लिक हियरिंग। तो EIA में पब्लिक हियरिंग एक पार्ट होता था कि कोई भी कम्युनिटी जो उस रीजन के आसपास रहती है, अगर वो उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहे हैं, डेवलपमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करी जाती थी और वहाँ पे जो भी लोकल स्टेक होल्डर्स है वो आते थे और वो बताते थे कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें ठीक करो, ये सब नहीं करो। तो अब लेटेस्ट ड्राफ्ट में क्या किया गया है कि पब्लिक हियरिंग काफ़ी प्रोजेक्ट्स के लिए ख़त्म कर दिया गया है। नहीं तो उसका टाइम, एक नोटिस आपको इशू करना होता था 30 डेज पहले, उसका टाइम शॉर्टन करके 20 डेज कर दिया गया। तो इसमें एक तरह से पब्लिक की से कम हो गई है। जो लोकली उस एरिया में रहता था, अगर उसके घर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है
तो उसके पास इतनी पावर नहीं है अब अपनी बात रखने की। दूसरा पॉइंट जो इसमें है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी रन कर रहा है विदाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसे बाद में क्लियरेंस दे दी जाएगी और एक मिनिमल पेनल्टी चार्ज करेंगे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से, जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए बहुत मिनिमल अमाउंट है। बट ये एक तरह से पुराने बहुत फ्लाउटर्स और जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे उनके लिए एक लूप होल है कि वो आगे जाके क्लियरेंस के नाम पे अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवा लेंगे। और इसमें है कि अगेन जैसे पब्लिक कंप्लेंट्स पहले हुआ करती थी कि अगर आप एक रीजन में रहते हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट या वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटी चल रही है जो जिसके बारे में आप कंप्लेंट करना चाहोगे, अब वो क्लॉज हटा दिया गया है। तो मतलब पब्लिक कंप्लेंट सिर्फ या तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकता है या तो वो डेवलपर खुद कर सकता है, जिसे कहते हैं सुओ मोटो। अच्छा। तो अब आप खुद ही बताओ कि कोई जो फ्लाउट कर रहा है वो वो अपनी कंप्लेंट क्यों करेगा? करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है जिस पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये दो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़े पॉइंट्स थे। उसके बाद भी और बहुत पॉइंट्स हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक क्लियरेंस। अब कोई प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट ने कह दिया ये स्ट्रैटेजिक है, तो उसके बाद उसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए नहीं, और ऐसे प्रोजेक्ट्स के कोई डिटेल्स रिवील नहीं होंगे। तो पहले भी ऐसा होता था कि डिफेंस रिलेटेड या जो सीक्रेटिव प्रोजेक्ट्स होते थे वो रखे जाते थे अलग से, दैट वाज ओके। बट इसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जो चाहे प्रेशर के अंडर या कुछ भी, वो प्रोजेक्ट को अगर स्ट्रैटेजिक डिक्लेयर कर दे तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, कोई डिटेल्स नहीं मांग सकता। फिर उसके बाद आपका बॉर्डर एरियाज में जो है, बॉर्डर एरियाज में एक लिमिट सेट कर दी है कि उस रीजन में जो भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, मतलब जो भी प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा वहां पर आपको क्लियरेंस नहीं चाहिए। और उस बॉर्डर लॉ के हिसाब से ऑलमोस्ट अ मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज बीइंग कवर्ड। अब इतना पार्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का उसमें कवर हो रहा है जिसमें इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो उस वजह से वहां पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का ना होना बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। फिर उसके बाद एक चीज और होती थी, कंप्लायंस रिपोर्ट। आफ्टर EIA, आफ्टर गेटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस, हर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को सबमिट करनी होती थी कंप्लायंस रिपोर्ट एवरी 6 मंथ्स, शो करने के लिए कि हम जो भी कंडीशंस ले डाउन करी गई थी प्रोजेक्ट के लिए वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो आपको हर 6 मंथ्स में देनी होती थी, अब उसका टाइम लिमिट बढ़ा के 1 ईयर कर दिया। ओके। तो कुल मिला के मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री को सारे बेनिफिट दिए हैं और जो लोकल पीपल वहां के हैं जिन पे उनका असली में इफेक्ट पड़ेगा उनसे पावर छीन ली गई है। Exactly. तो ना तो कोई डेवलपर अपनी खुद की कंप्लेंट करेगा, और ब्यूरोक्रेसी तो इंडिया में आप जानते ही हैं कि कैसी होती है, वहां तो पैसे दे के काम चली जाता है कई बार। तो फिर कुल मिला के ये टोटल जो है टुवर्ड्स इंडस्ट्री इंक्लाइंड हो गया है। एग्जैक्टली। और इसमें काफी प्रोजेक्ट्स की वैलिडिटी भी बढ़ा दी है। जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट जो पहले होता था 30 इयर्स के लिए अप्रूवल ग्रांट होता था, उसको 50 इयर्स कर दिया। तो और 20 साल के लिए उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को 5 साल और दे दिए, और कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो पहले 20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया के लिए उनको EIA नहीं चाहिए होता था, अब उसे करके 150,000 स्क्वायर मीटर कर दिया, जो कि एक स्मॉल सिटी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है। बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है, मैं समझ सकता हूँ। Exactly. मतलब आप अगर बहुत बड़ा भी काम कर रहे हैं तो पहले जो आपको कराना पड़ता था आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा जो एडवांटेज मिली है वो इंडस्ट्रीज को मिली है कि आओ आप काम करो, सस्ते में देके निकल जाओ, या फिर आपको देने की भी जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट सब टेक केयर कर लेगी। बहुत ही लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन रह गई है इंडस्ट्री पे, और अकाउंटेबिलिटी बहुत ही कम कर दी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, तो इससे आपको क्या लगता है कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? इन्वायरमेंट पे तो इम्पैक्ट ही इम्पैक्ट है, ऐसा कुछ चीज नहीं है जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं करती। और आजकल के टाइम में इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन्वायरमेंट पे कितना ज्यादा ह्यूमंस का इम्पैक्ट है। तो इंडस्ट्री की तो जैसे आपने कहा कि जो भी डेवलपमेंट के नाम पे ये सब क्लियरेंसेस दे रहे हैं, ये भी बहुत शॉर्ट टर्म रहेंगी। अभी आपने विशाखापट्टनम में सुना होगा, एक गैस लीक हुआ था मई में। हाँ, वो सुना हमने। उस कंपनी के पास कोई भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं था और वो चल रही थी। जी। तो उनको क्लियरेंस के बिना दिया गया, उसका रिजल्ट ये हुआ, और इवेंचुअली वो सस्टेनेबल नहीं रहा वो प्रोजेक्ट, तो अब वहां पे प्रॉब्लम आई। उसके बाद जो असम में बागजान ऑयल वेल गैस लीक हुआ,
हाँ हाँ, रिसेंटली सुना है मैंने उसके बारे वो में। एक नेशनल पार्क के एकदम साइड में वो ऑयल वेल था जो पहले लीक हुआ और थोड़े दिन में वहां फायर स्टार्ट हो गई। ये असम में हुआ था। ये दोनों इवेंट्स मई में हुए थे 2020। और उसी नेशनल पार्क के आसपास और क्लियरेंसेस भी दी जा रही हैं जो मतलब और प्रॉब्लमैटिक है। तो दीज आर जस्ट टू एग्जांपल्स जो बहुत रीसेंट हैं कि अगर इन्वायरमेंटल लॉज फ्लाउट करके आप कोई भी प्रोजेक्ट आगे बढ़ाओगे तो वो थोड़े टाइम तक ही चलेगा, वो उसके बाद प्रॉब्लम कॉज करेगा और उसका इम्पैक्ट और ज्यादा होगा। लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं इतने क्लाइमेटिक डिजास्टर्स की वजह से, और फ्यूचर में अगर ऐसे ही चलते रहा तो और प्रॉब्लम्स आएंगी इन्वायरमेंट के लिए, और जो पुअर है जो उस एरिया के आसपास रहता है सबसे पहले उन्हीं को इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा तो मतलब कई बार ये भी मानना है कि आजकल के टाइम जो हम कोरोना जो ये देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ये इसीलिए है कि हम इन्वायरमेंट के इतना अंदर तक जा चुके हैं, उसको इतना अंदर तक खोखला कर चुके हैं कि अब उसकी जो हम पॉजिटिव चीजें जो आज तक यूज कर रहे थे, अब उसके नेगेटिव भी हमारे सामने आना शुरू हो गया है। एग्जैक्टली अब जूनोसिस, क्योंकि ये तो प्रूव हो ही गया कि एक जूनोटिक डिजीज है, और जूनोसिस का काफी कॉज रिलेट करा जा रहा है क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यही होगा कि आप जंगल काट रहे हो, आप एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट छीन के वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो किसी भी तरह की। तो ये सब प्रॉब्लम्स फ्यूचर में और एग्रेवेट होने के भी चांसेस हैं। इसका अभी हम कुछ नहीं बता सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या साइंटिस्ट कर भी रहे हैं, बट ये सब प्रॉब्लम्स अभी हमें बहुत ध्यान रख के आगे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट इज नॉट एन इशू दैट नीड्स टू बी टेकन लाइटली नाउ। एज अ एनवायरमेंटलिस्ट आप क्या सजेशन देखना चाहते हो, आप क्या चीज सजेस्ट करना चाहते हो कि हम क्या कर सकते हैं ताकि ऐसी चीजें आगे ना हो, या फिर इसमें कुछ चेंजेस आप क्या सजेस्ट करोगे? तो थोड़े पहले तो मैं फैक्ट्स बताना चाहूंगी कि इंडिया को रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है जो ग्लोबली 180 कंट्रीज के लिए कंडक्ट करा जाता है। उसमें 2020 का जो रैंकिंग्स आई हैं उसमें इंडिया का नंबर 168 है आउट ऑफ 180 कंट्री। बहुत बुरा है। और ये तो हमें पता ही है कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स रहती है इंडिया में, और ऑलमोस्ट 15 आउट ऑफ 20 पोल्यूटेड सिटीज हर साल इंडिया में ही आ जाती हैं, 10 से 15 तो रहती ही हैं। ये देखा है मैंने। और क्लाइमेट चेंज से भी इतने इश्यूज रहते हैं, और एंड इंडिया इज द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज। तो ये छोटी चीजें भी नहीं है, ये बहुत बड़ी स्केल की चीजें हैं जो अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, बट दे विल कॉज मेजर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। और अभी हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम अपने वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी और कोई भी नेचुरल एरिया को कॉम्प्रोमाइज करें, ताकि बाद में हमें उतनी ही प्रॉब्लम्स हो। तो एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट मुझे ये लगता है कि इस ड्राफ्ट को रिलेटेड अभी के लिए वी शुड वेट फॉर द सिचुएशन टू नॉर्मलाइज। मिनिस्ट्री को अभी रुक जाना चाहिए, ऑल्दो उन्होंने हमें एक्सटेंशन दे दिया है। पहला डेट 30 जून का था पब्लिक कमेंट्स के लिए, अब वो 11 अगस्त कर दिया है। बट अभी भी ये ड्राफ्ट ढंग से डिस्कस नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कंट्री इज अंडर लॉकडाउन। आपको ये करना चाहिए कि आप एक बार वेट करें, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, उसके बाद इन्वायरमेंटल लॉयर्स, एक्टिविस्ट के साथ डिस्कशन करें, उनसे बात करके एक ड्राफ्ट फाइनलाइज करें। और ये भी है कि फास्ट ट्रैक क्लियरेंस देना बंद करें। कई कई बार वीडियो कॉल्स पे क्लियरेंस दिए जा रहे हैं काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, विच इज रॉन्ग। एक प्रोजेक्ट को होलिस्टिकली एनालाइज करना और स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ के लोकल लोगों से बात करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर इवेंचुअली अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। तो ऐसी चीजें हैं जो इस ड्राफ्ट को लेके चेंज करी जा सकती हैं। और भी चीजें हैं, जैसे मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी, उनको केस बाय केस बेसिस पे अगर आप डिस्कस करो किसी स्पेशलिस्ट या किसी लॉयर या एक्टिविस्ट के साथ, तो वो आपको पूरे डिटेल्स दे पाएंगे कि एक मिडिल ग्राउंड रीच कर पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, बट अगर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी तो वो किसी के बेनिफिट में नहीं रहेगी। एंड जब तक लॉकडाउन है, इन द मीन टाइम जो भी ये वीडियो देखता है, जो भी EIA के बारे में स्टडी कर रहा है या उसे पता है या नहीं भी पता, अगर आपको अभी पता चला है तो आप मिनिस्ट्री को ईमेल लिख सकते हैं टू शो योर कंसर्न ओवर दिस इशू। आप लिख सकते हैं, और वो ईमेल आईडी है EIA2020-MOEFCC@gov.in। तो इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं, आप मिनिस्टर्स को भी ईमेल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लमैटिक लग रही हैं चीज़ें।
और इस न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो करते रहो कि क्या-क्या अपडेट्स हो रहे हैं। न्यूज़ में कम आता है बट थोड़ा बहुत आ रहा है। एंड ऑल्सो यू कैन स्प्रेड द वर्ड। आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को बताओगे और ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे और ज़्यादा लोग बेसिकली अपनी वॉइस को यूज़ करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें टू स्प्रेड द वर्ड एंड टू क्रिएट अवेयरनेस। थोड़ी सी मैं यहाँ सेल्फ प्रमोशन करूँगी कि मेरा भी एक इंस्टाग्राम पेज है, ऑल थिंग्स एनवायरनमेंट के नाम से, जहाँ मैं ये सब चीज़ें जो भी अपडेट्स हैं EIA के या रेगुलरली एनी एनवायरमेंटल इशू उसके बारे में डालती रहती हूँ। So you can follow that page. मैं उसका लिंक डाल दूंगा। दिस वाज ऑल फ्रॉम सुकृति। उन्होंने काफी अच्छी अच्छी चीजें पॉइंट आउट करी हैं। मैं चाहता था कि कोई इन्वायरमेंट की फील्ड का के इसके बारे में बताएगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरह पता चल सकता है, और जैसे उन्होंने बताया है आप जरूर 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 अपने ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। ये समझिए कि अगर इन्वायरमेंट है तो हम हैं, अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो हम भी डेवलप या फिर हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। एंड थैंक यू वेरी मच सुकृति फॉर योर टाइम, एंड आई होप कि लोग इस पे रियली एक्शन लें, थोड़ा सा लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एक हमारी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू सून। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सी नई चीजें आपने जानी होंगी, और जैसे कि आपको मैंने ईमेल आईडी बताया है, मैं अपनी जो कंसर्न्स है वो दर्ज करा चुका हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने कंसर्न्स, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर कीजिए मिनिस्ट्री के साथ। सोशल मीडिया पे आप मिनिस्ट्री को टैग कर सकते हैं या फिर उस ईमेल के ऊपर आप अपने विचार, अपनी राय, अपने सजेशंस सेंड कर सकते हैं। इससे हमें एक अच्छा और सुरक्षित भारत बनाने में थोड़ी मदद मिलेगी। इन्वायरमेंट हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी मिलता है इन्वायरमेंट से मिलता है। इन्वायरमेंट है तो हम हैं, वरना हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात को समझिए, इन्वायरमेंट की नीड को समझिए, और कृपया करके अपने सजेशन जरूर भेजिए। ये इतना बहुत है आज की वीडियो के लिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इस चीज को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।